हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ यूपी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर अप्लाइड मैथ सेकंड की मैं स्टार्टिंग करने वाला हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ मैं आपके सिलेबस की फर्स्ट यूनिट, जिसको हम लोग खंड 1 कहते हैं, का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम समाकलन, डियर स्टूडेंट्स, की स्टार्टिंग करने वाला हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम आपके अप्लाइड मैथ सेकंड की न्यू रखने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन है, और डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन को एकदम बेसिक से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, एकदम जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए मैं पहले से बोल दे रहा हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से एक बार सभी लोग लेक्चर को शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव चैट में जुड़ सके और अच्छे से इसको सीख सकें। डियर स्टूडेंट्स, आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है डियर स्टूडेंट्स क्या? समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन। बहुत ही रिलैक्स मूड में, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है आपके सेकंड सेमेस्टर, इसलिए खूब ध्यान से समझिएगा। दिमाग से हर प्रकार के डर को, हर प्रकार के वहम को एकदम से हटा दीजिए। आप मेरे साथ हैं, आप अपने डीडी सर के साथ हैं, आपको एकदम जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा। हाँ, एक बात और बोल दूं, अगर आप चैनल पे नए हो ना यार, तभी बिल्कुल सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल लाइक करने की जरूरत नहीं है। आप पूरा लेक्चर ध्यान से समझिएगा। अगर आपको लास्ट में एकदम दिल खुश होकर के अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके जाइएगा। अभी बिल्कुल नहीं, पूरा लेक्चर आप लोग देखिए। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है समाकलन। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि समाकलन होता क्या है। तो एक लाइन में अगर इसकी डेफिनेशन हम बताने का प्रयास करें डियर स्टूडेंट्स, तो कहते हैं अवकलन की विपरीत प्रक्रिया। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, कहा जाता है अवकलन की विपरीत प्रक्रिया। अवकलन की विपरीत प्रक्रिया, ठीक है, अवकलन की विपरीत प्रक्रिया समाकलन कहलाती है। ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट्स, अवकलन की जो विपरीत प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? समाकलन कहलाती है, या अवकलन की विपरीत प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। आप कह सकते हैं द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज नोन एज इंटीग्रेशन। अवकलन की विपरीत प्रक्रिया समाकलन कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें मैंने आपके सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, वहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर आप समाकलन को सीखना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपको इंटीग्रेशन कंप्लीट तरीके से समझ में आ जाए, तो उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन आना बहुत ही जरूरी है। आई होप आप लोगों ने डिफरेंशिएशन को सीख लिया होगा। नहीं सीखा होगा तो इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप डिफरेंशिएशन को जरूर से जरूर सीख लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो सिंपल सी डेफिनेशन हुई। अब आइए कुछ छोटी छोटी चीजें हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को आपस में लिंक करके मैं आपको सिखाऊंगा। अगर पूरा लेक्चर आप लोगों ने कंप्लीट तरीके से देखा, तो इंटीग्रेशन की कंप्लीट प्रोसेस और कंप्लीट मीनिंग आपको समझ में आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जैसे हमारे पास कोई फंक्शन हुआ करता था fx, और इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना होता है, इसको हम लोग d/dx से दिखाते थे। ये हमारा फलन था, ये अवकलन के लिए ऑपरेटर यूज होता था। अवकलन करने के पश्चात जो हमें प्राप्त होता था बच्चों, उसे हम लोग अवकल गुणांक कहते थे। क्या कहते थे? अवकल गुणांक कहते थे। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद है अवकल गुणांक, या उसको इंग्लिश में हम लोग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहते थे। और इसी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अर्थात अवकल गुणांक को प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं, अर्थात बच्चों क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, अब आपको वहां पर बताया गया था डिफरेंशिएशन जो है वो रेट ऑफ चेंज के रूप में यूज होता है। उसी प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो इंटीग्रेशन होता है वो योग के रूप में यूज होता है, सम के रूप में यूज होता है। इसलिए इंटीग्रेशन का यूज कैसे किया जाता है वो मैं आपको समझाऊं। उसके लिए कौन सा साइन, कौन सा सिंबल यूज होता है, समझने का प्रयास करो। हमने बताया बच्चों, जो समाकलन है वो योग अर्थात सम के रूप में यूज होता है। तो सम की स्पेलिंग बच्चों आपको पता है SOSUM होता है। अब ध्यान से समझिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन के लिए कुछ इस तरीके का साइन यूज होता है। ये इंटीग्रल का साइन है, इंटीग्रेशन का साइन है। यहां पर बच्चों fx लिखा जाता है, यहां पर dx लिखा जाता है। समाकलन करने के पश्चात मान लो आपको कैपिटल fx प्राप्त हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये समाकलन का चिन्ह है। इसका dx लगे होने का मतलब है कि इस दिए गए फंक्शन का, इस दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, जिस फलन का समाकलन किया जाता है उसको समाकल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा,
जिसका समाकलन किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, समाकल कहते हैं या इंटीग्रेंड बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेंड के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। समाकल या क्या बोलते हैं, इंटीग्रेंड बोलते हैं। और बच्चों समाकलन करने के पश्चात जो हमें प्राप्त होता है उसको समाकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट, समाकल कहा जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रल कहते हैं। ध्यान समझने का प्रयास करो। मैंने आपसे बताया कि इंटीग्रेशन का साइन इस तरीके से होता है। यहाँ जिस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन करना है उस फंक्शन को यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से लिखा जाता है। एफ एक्स डी एक्स का मतलब इस दिए गए फंक्शन एफ एक्स का यक्स के सापेक्ष समाकलन हो रहा है। जिस फंक्शन का समाकलन किया जाता है उसको समाकल्य कहते हैं, इंग्लिश में इंटीग्रेंड बोला जाता है। और समाकलन करने के पश्चात जो हमें प्राप्त होता है उसको हम लोग समाकल या इंटीग्रल कहते हैं। और इस समाकल से समाकल को प्राप्त करने की प्रक्रिया को बच्चों समाकलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समाकलन कहा जाता है। इसी प्रोसेस को बच्चा लोग क्या कहा जाता है, इंटीग्रेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटीग्रेशन कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो साइन यहाँ पर यूज हुआ है, ये जो चिन्ह यहाँ पर यूज हुआ है, इसके पीछे भी रीजन है। मैंने आपको बताया कि समाकलन सम के रूप में यूज होता है, तो ये सम का पहला लेटर एस है। जस्ट इमेजिन करिएगा अगर इस सम को मैं ऐसे पकड़ के ऐसे खींच दूं, ध्यान दो, ऐसे पकड़ के ऐसे खींच दो तो कुछ इस तरीके से ही दिखेगा। इसलिए सम, ये इंटीग्रेशन में जो ये वाला साइन यूज होता है ये सम का ही विकृत रूप है, इसी का बिगड़ा हुआ रूप है। इसी को यहाँ पर समाकलन के रूप में यूज किया जाता है। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों की इतनी बातें समझ में आ गई होंगी कि समाकलन का क्या मतलब होता है, समाकलन के लिए कौन सा नोटेशन यूज होता है। थोड़ा सा और समझाता हूं, आप लोगों को समझने का प्रयास करिएगा डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट लेक्चर है, हो सकता है थोड़ा सा ऑकवर्ड लगे, फिर भी मैं आपको एकदम बेसिक से बताने का प्रयास करता हूं। मैं ये मान के चलता हूं कि हमारे जितने भी डियर स्टूडेंट्स हमारे इस लेक्चर को देख रहे हैं वो समाकलन को बिल्कुल से नहीं जानते हैं। एकदम से बेसिक से बताने का प्रयास कर रहा हूं जबरदस्त तरीके से, ठीक है। चलिए समझते हैं। शायद आपको लेक्चर समझ में आने लगा होगा डियर स्टूडेंट्स की समाकलन जो है वो अवकलन की क्या है, विपरीत प्रक्रिया है। जिस फलन का समाकलन किया जाता है उसे समाकल्य कहते हैं। समाकलन करने के पश्चात जो हमें प्राप्त होता है उसे समाकल अर्थात इंटीग्रल कहते हैं। इस कंप्लीट प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, समाकलन करना कहलाता है, इंटीग्रेशन करना कहलाता है। अब डियर स्टूडेंट जैसे मान लीजिए यहाँ पर टी स्क्वायर डी टी लिखा है, इसका मतलब टी स्क्वायर हमारा कोई फलन है, उसका हमारा टी के सापेक्ष क्या किया जा रहा है, समाकलन किया जा रहा है। जैसे बच्चा लोग 1/x dx लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 1/x हमारा कोई फंक्शन है जिसका x के सापेक्ष हमें क्या करना है, समाकलन करना है। इस समाकलन करने की प्रक्रिया के पश्चात डियर स्टूडेंट्स हमें जो प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे, समाकलन कहेंगे। अब बात होती है कि सर ये समाकलन, ये इंटीग्रेशन किया कैसे जाता है, ये समाकलन अर्थात ये इंटीग्रेशन सर किया कैसे जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि जब आप लोगों को अवकलन पढ़ाया गया था तो वहां पर पहले छोटे छोटे फार्मूलों का डेरिवेशन किया गया था, जिसमें से पहला फार्मूला आपको सिखाया गया था d/dx ऑफ x की पावर n। x की पावर n का अवकलन आपको याद होगा बच्चों nx की पावर n-1 होता है। याद रखिए कि x की पावर n का अवकलन क्या होगा बच्चों, nx की पावर n-1 होता था। अब यहां पर हम लोग पहला फार्मूला सीखेंगे कि x की पावर n का अगर हमें इंटीग्रेशन करना हो तो क्या होगा। याद रखिएगा बच्चों x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपान में n+1 होता है और प्लस यहां पर c जोड़ा जाता है। c क्यों जोड़ा जाता है, इसको समाकल अचर कहते हैं, इंटीग्रल कांस्टेंट कहा जाता है। क्यों जोड़ते हैं मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो पहला फार्मूला बच्चों की x की पावर n का समाकलन अगर x के सापेक्ष करेंगे तो x की पावर n+1 अपान n+1 होगा। क्यों होगा, रीजन समझिएगा डियर स्टूडेंट्स। अभी सारे फार्मूले आपके सामने हम लिखेंगे और आपको उसके याद करने का तरीका भी सिखाएंगे। अगर आपको अवकलन के फार्मूले पता हैं तो समाकलन के फार्मूले सारे के सारे उसी के उल्टे होते हैं, आराम से याद होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो डियर स्टूडेंट्स रीजन क्या है कि अगर हम अवकलन करें किसका, मान लो d/dx ऑफ x की पावर n+1 लिखें अपान में n+1 का हम अवकलन करें
तो मुझे ये आ जाना चाहिए, मुझे ये मिल जाना चाहिए, क्योंकि समाकलन जैसे इसका समाकलन करने पर अगर हमें ये प्राप्त हुआ है तो इसका अवकलन करने पर हमें ये मिलना चाहिए, कौन, x की पावर n मिलना चाहिए। बात को समझ में आ रही है आप लोगों को ना? मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कि समाकलन अवकलन की उल्टी प्रक्रिया है, तो x की पावर n का अगर हमने समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन किया और मुझे ये प्राप्त हुआ है, तो ये जो प्राप्त हुआ है अगर मैं इसका अवकलन करूं तो मुझे ये मिल जाना चाहिए जिसका समाकलन करने पर ये आया है। तो आइए करके देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर इसका आप अवकलन करोगे तो 1/n+1 सामने आएगा और d/dx हाफ, ध्यान देना, x की पावर n+1 होगा। अब ये वाला फार्मूला अगर आप अप्लाई करोगे तो n+1 सामने आएगा, n+1 अपान में बच्चों n+1 होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, फार्मूला इनटू में x की पावर n+1 -1 हो जाएगा। अब ये और ये हो गया कैंसिल, x की पावर n बचा बच्चों की नहीं, देखो जो था वही आपको आकर के यहाँ पर प्राप्त हो गया है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि फार्मूलों को याद करना बहुत ही आसान होता है। आइए कुछ फार्मूले यहाँ पर लिखते हैं जिसको आप लोगों को याद करना है और उनकी हेल्प से आप लोग क्या करेंगे बच्चों, समाकलन करेंगे। अभी सी के बारे में भी मैं बात करता हूँ कि जब किसी भी फंक्शन का, जब किसी भी फलन का बच्चा लोग समाकलन किया जाता है तो समाकलन की प्रक्रिया के पश्चात सदैव वहां पर एक इंटीग्रल कांस्टेंट वहां पर सी ऐड किया जाता है। सब कुछ बताने वाला हूं, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज का कंप्लीट इंट्रोडक्शन ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं। फटाफट से समझते रहना प्लीज डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर को कहीं पर भी मिस मत करिए। अगर आप ये चाहते हैं कि इंटीग्रेशन की वास्तविकता आप समझ पाएं, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर पाएं, आगे चल के आपको कोई समस्या ना हो, तो ये बेसिक लेक्चर है, इसको बिल्कुल मिस आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है। आइए कुछ फार्मूले देखते हैं बच्चों। इधर मैं अवकलन का फार्मूला लिखूंगा, इधर मैं समाकलन का फार्मूला लिखूंगा, जिससे आपको आसानी से सारे फार्मूले याद हो सके। सबसे पहला फार्मूला आप लोगों ने याद किया था बच्चों, d/dx ऑफ x की पावर n। इसका फार्मूला होता था nx की पावर n-1, आपको जरूर से जरूर याद होगा। उसके बाद बच्चों आपने दूसरा फार्मूला याद किया था d/dx ऑफ log x बेस टू e, जिसका अवकलन का फार्मूला था 1/x। पहला था ये दूसरा था, ठीक है। मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ एक भी मिस ना हो। उसके बाद बच्चों आप लोगों ने पढ़ा था d/dx ऑफ e की पावर x। आपको बताया गया था कि e की पावर x का अवकलन जो होता है बच्चों e की पावर x ही होता है। उसके बाद फिर आप लोगों ने त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन पढ़ा था, जैसे d/dx ऑफ आप लोगों ने पढ़ा था बच्चों sin x, तो आपको सिखाया गया था कि सर sin x का अवकलन cos x होता है। फिर आप लोगों ने पढ़ा था बच्चों d/dx ऑफ cos x का अवकलन -sin x होता है। फिर आप लोगों ने पढ़ा था बच्चों d/dx ऑफ कितना tan x, ठीक है, tan x का अवकलन आपको सिखाया गया था sec² x होता है। फिर आप लोगों ने बच्चों पढ़ा था d/dx ऑफ cot x, आपको बताया गया था इसका अवकलन जो होगा वो -cosec² x होगा। फिर आप लोगों को पढ़ाया गया था d/dx ऑफ sec x, जिसका अवकलन जो होगा बच्चों वो sec x इंटू में कितना होगा tan x होगा। फिर आपको बताया गया था d/dx ऑफ कितना cosec x, जिसका अवकलन आप लोगों ने सीखा था बच्चों माइनस में cosec x इंटू में क्या होता है cot x होता है। अब आप ध्यान दीजिए, ये तो हो गए अवकलन के फार्मूले जो आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। अब इसी के बिहाफ पे मैं समाकलन के सारे फार्मूले यहाँ पर लिखने चल रहा हूँ, जो आपको अभी देखना है और अभी ही याद कर लेना है। सबसे पहला फार्मूला d/dx ऑफ बच्चों x की पावर n आएगा, जिसका फार्मूला होगा x की पावर n+1 अपान में n+1 + e। जब किसी भी फंक्शन का हम समाकलन करेंगे, जब किसी भी फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमेशा से आप लोग वहां पे ध्यान रखिएगा वहां +c जरूर से जरूर आएगा, इंटीग्रल कांस्टेंट जरूर जोड़ा जाएगा। उसका रीजन क्या है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा, परेशान न होइए, ठीक है। वहां पर क्या होता था बच्चों, जब x की पावर n का अवकलन करते तो n सामने आता था, n में से एक कम होता था, यहाँ पे एक बढ़ेगा और n+1 से भाग हो जाता है। दूसरा फार्मूला आप इसका उल्टा करेंगे, इंटीग्रल ऑफ 1/x। 1/x का समाकलन बच्चों याद रखिएगा log mod ऑफ x + c होता है। उल्टा देखो, इसका अवकलन करने पर ये आया था ना, तो इसलिए बच्चों इसका समाकलन करने पर आपको ये मिल गया। अब आप सोचोगे सर ये मॉड कहाँ से लग गया? डियर स्टूडेंट्स, रीजन क्या है ना, किसी भी ऋणात्मक संख्या का लघुगणक नहीं लिया जाता, इसलिए यहाँ पर मॉड लग जाता है। अगला फार्मूला देखिएगा आप लोग, अगला फार्मूला देखेंगे डियर स्टूडेंट्स e की पावर x का। अगर आप e की पावर x का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन बच्चों e की पावर x ही होता है, e की पावर x। देखो फार्मूले बहुत सारे होंगे, अभी मैं आपको केवल बेसिक फार्मूला सिखा रहा हूं, धीरे धीरे सारे फार्मूले सामने निकल करके आएंगे, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है। अब यहां बात करते हैं बच्चों
अगर हम cos x का अवकलन करेंगे मतलब cos x अगर हम समाकलन करेंगे तो क्या याद रखिए, cos x का समाकलन जो होगा बच्चों माइनस साइन x आएगा। ठीक है, cos x का समाकलन जो है वो कितना आएगा, माइनस साइन x नहीं आएगा, cos x का साइन x ही आएगा। क्योंकि बच्चों जब साइन x का अवकलन करोगे तो cos x, बस यही देखना है आपको कि इसका अवकलन करोगे तो ये आ जाना चाहिए। तो साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x, इसलिए cos x का समाकलन साइन x होगा प्लस c बच्चों क्या होगा, जुड़ जाएगा, यहाँ dx हम लोग लिखे रहेंगे। ठीक है, अगला आएगा इंटीग्रल ऑफ साइन x लिख देते हैं। अगर साइन x का करोगे बच्चा लोग तो आप याद रखिएगा माइनस cos x आएगा और प्लस में c आएगा। ठीक है, अगला हम बात करते हैं इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर x की। इसका आएगा बच्चों tan x प्लस c। ठीक है, tan x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर x, इसलिए सेक स्क्वायर x का समाकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, tan x आ जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों अगर आप cosec स्क्वायर x का समाकलन करते हो तो यहाँ पर आपको माइनस cot x प्लस c मिलता है, क्योंकि माइनस cosec स्क्वायर x का समाकलन cot x होता है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिएगा ये वाला, अगर आप इंटीग्रल आप लिखते हो बच्चों सेक x इंटू में tan x, ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी आएगी, सेक x आएगी और प्लस में बच्चों कितनी आएगी, c आएगी। अगला इंटीग्रेशन, इंटीग्रल आप अगर मान लीजिए आप यहाँ पे लिखते हैं cosec x इंटू में cot x, तो इसका समाकलन बच्चों होगा माइनस में cosec x प्लस में c होगा। तो ये तो बेसिक फार्मूले थे जो इसकी सहायता से याद हो सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान दो, और अगर आपको ये अवकलन वाले सारे फार्मूले याद हैं, ध्यान दो हमारी बात को, अगर ये डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन वाले सारे फार्मूले आपको याद हैं तो ये समाकलन वाले भी सारे फार्मूले आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। अभी और भी फार्मूले हैं, आइए समझ ही लेते हैं। आपने पढ़ा है बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ पहले साइन से चलते हैं, साइन इनवर एक्स क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसलिए बच्चों इंटीग्रल ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर कहीं आएगा तो इसका मान जो होगा वो साइन इनवर एक्स प्लस में सी हो जाएगा। एक फार्मूला ये भी हो गया। ऐसे बच्चों कॉस इनवर का भी आप लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर एक्स जो होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ माइनस लगा होगा तो माइनस के लिए कोई अलग से याद करने की जरूरत है नहीं। ऐसे ही बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर एक्स क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना। इसलिए जब आप इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, tan इनवर एक्स प्लस में कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों आपने और एक पढ़ा है 1/, यहाँ पर सेक का होता है ना, समाकलन नहीं अवकलन। ठीक है, डी बाई डी एक्स आप बच्चों अगर आप सेक इनवर एक्स करते हो तो इसका अवकलन क्या होता है, 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 होता है। समझ आ रहा है। इसलिए अगर हम 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेक इनवर x प्लस में c मिल जाएगा। तो ये बेसिक से फार्मूले थे जो आप लोगों को डायरेक्ट याद होने चाहिए। बाकी बच्चों यहाँ पर a की पावर x का भी एक आता है, a की पावर x का जो समाकलन होगा a की पावर x। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ a की पावर x dx याद रखिएगा, a की पावर x अपान log a बेस टू e होगा इसका मान। ठीक है, मैंने सही लिखा है, प्लस में c, इसको भी याद कर लीजिएगा, बहुत कम यूज होता है। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि समाकलन क्या होता है। समाकलन क्या होती है, अवकलन की उल्टी प्रक्रिया होती है, विपरीत प्रोसेस होती है, उसी को हम लोग समाकलन कहते हैं। समाकलन के लिए किस तरीके का नोटेशन यूज होता है, समाकलन की प्रक्रिया क्या होती है, समाकलन करने के पश्चात हमें क्या प्राप्त होता है, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात यह डियर स्टूडेंट्स कि ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। आई होप आप लोग इसको अपनी नोट्स में लिख करके अभी तुरंत के तुरंत याद कर लिए होंगे। अब आइए थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं कि किस तरीके से बच्चों समाकलन किया जाता है। और ये जो प्लस प्लस सी बार बार आ रहा है, ये बच्चों जो प्लस में सी बार बार आ रहा है, ये प्लस में सी बार बार क्यों आ रहा है और इस प्लस में सी बार बार आने का क्या मतलब है। ठीक है, आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं, जिसको हम लोग समाकल अचर बोलते हैं, इंटीग्रल कांस्टेंट बोलते हैं। ये क्या होता है, समाकलन अचर, इंटीग्रल कांस्टेंट अचर, समाकलन अचर, जिसको हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा कि जितने भी फार्मूले हमने यहाँ पर लिखा था उन सभी के सभी फार्मूलों में प्लस सी लगा था। ठीक है, वो प्लस सी क्या था वो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले। डियर स्टूडेंट जैसे आप लोगों ने देखा कि इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स है ना, साइन एक्स का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आपको माइनस कॉस एक्स मिल रहा है, प्लस में आप क्या लिख रहे हो, सी लिख रहे हो।
बात समझ में आ रही है। ऐसे ही इंटीग्रेशन आप जब आप यहाँ पर 1/x कर रहे थे तो 1/x का इंटीग्रेशन करने पर डियर स्टूडेंट्स आपको कितना मिला, log mod ऑफ x प्लस यहाँ पर c लिखा गया। तो ये c क्या है, यही जो c यहाँ पर हम लोग जोड़ते हैं इसी c को बच्चों समाकलन अचर बोला जाता है, इंटीग्रल कांस्टेंट बोला जाता है। आइए हम आपको समझाते हैं कि ये समाकलन अचर अर्थात इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या होता है और इसे जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। सपोज कर लीजिए कि y इज इक्वल टू, या सपोज करो f(x) इज इक्वल टू हमारे पास एक फंक्शन है, वो है डियर स्टूडेंट्स x² + 5। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ध्यान से समझिएगा हमारी बात को। हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, मीन्स f' निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर d/dx ऑफ x² आ जाएगा प्लस d/dx ऑफ कितना आएगा, 5 आएगा। बातें समझ में आ रही हैं। तो हम सॉल्व करेंगे तो f' इक्वल टू 2x आएगा और प्लस 5 का डिफरेंशिएशन डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आप बात को समझने का प्रयास करिएगा हमारी, कि यहाँ पर हमारे पास f(x) इक्वल टू x² + 5 दिया है और f' इक्वल टू हमें क्या मिला यहाँ पे 2x। f' क्या है, इस दिए गए फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट अर्थात अवकल गुणांक हम लोगों ने फाइंड किया है। अब डियर स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, अगर समाकलन की परिभाषा का प्रयोग करें तो इसका अगर हम समाकलन करें तो हमें x² + 5 मिलना चाहिए। आइए देखते हैं क्या मिलेगा। 2x dx, बच्चा लोग करोगे, देखो कांस्टेंट हमेशा बाहर हो जाता है और x² dx यहाँ पे होगा, सॉरी x dx यहाँ पर होगा। अब x की पावर n का इंटीग्रेशन का फार्मूला मैंने बताया, x की पावर n+1 अपान में n+1 + c, ये फार्मूला मैंने बताया। अब ये फार्मूला अप्लाई करोगे तो 2 × x की पावर 1+1 अपान में 1+1 हो जाएगा। तो 2 × x²/2 होगा बच्चों, 2 से 2 कैंसिल होकर के हमें क्या मिलेगा, x² मिलेगा। बातें समझ में आ रही हैं। जबकि आना क्या चाहिए था, x² + 5 आना चाहिए था। बात समझ में आ रही है। ऐसा हो क्यों रहा डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता है किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, किसी भी अचर राशि का जब हम लोग अवकलन करते हैं तो उसका अवकल गुणांक सदैव क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। बात समझ में आ रही है। तो जब वो 0 हो जाएगा और वो बचेगा ही नहीं तो क्या था ये हम लोग जान नहीं पाते हैं। इसीलिए हमेशा समाकलन की प्रक्रिया के पश्चात यहाँ पर एक कांस्टेंट जोड़ दिया जाता है c। बात समझ में आ रही है। अगर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर f(x) इक्वल टू x² + 10 रहा होता, ध्यान दो, f(x) इक्वल टू x² + 10 रहा होता, तब भी डिफरेंशिएशन अगर अभी आप लोग करते तो f' इक्वल टू कितना मिलता आपको, 2x ही मिलता, क्योंकि 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता, 0 हो जाता। और जब हम फिर से इस 2x का हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेशन, तो बच्चों x² ही हमको केवल मिलता। तो इसीलिए हमेशा से यहाँ पर c क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, क्योंकि जब कभी भी किसी फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसीलिए इंटीग्रेशन के बाद हम लोग ये कहते हैं कि हो सकता है कोई कांस्टेंट क्वांटिटी वहाँ पर रही हो, सो हम लोग वहाँ पर c अर्थात एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट बच्चों वहां पर क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को ना, तो इसलिए सी जोड़ते हैं। अब हो सकता है आप लोगों के माइंड में एक छोटी सी डाउट है, एक छोटा सा कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में ये आ जाए कि सर हो सकता है केवल और केवल हमारे पास f(x) इक्वल टू x² होता तो हम इसका डिफरेंशिएशन करते सर तो f' इक्वल टू 2x ही आता, और 2x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे सर तो हमको आराम से x² मिल जाएगा। तो यहाँ पर c जोड़ने का क्या मतलब है डियर स्टूडेंट्स, ये हम कंफर्म नहीं कह सकते ना कि यहाँ पर कोई कांस्टेंट था या नहीं था। हम ये मान के चलते हैं कि वहाँ पर वो कांस्टेंट था इसलिए उसको जोड़ देते हैं। अगर वहाँ पर वो कांस्टेंट नहीं रहा होगा तो सिंपल सी बात है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि समाकलन अचर का मतलब क्या होता है, क्योंकि समाकलन जो है, इंटीग्रेशन जो है वो अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। जब हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन करते हैं तो वहां पर जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, जो अचर राशि होती है, उसका अवकलन 0 हो जाता है। इसीलिए हम समाकलन करने के पश्चात वहां पर एक कांस्टेंट हमेशा के लिए जोड़ देते हैं। क्लियर हो गई बातें। चलिए, तो आप हमेशा से ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट, जब आप किसी भी फंक्शन का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, जब आप किसी भी फलन का समाकलन करेंगे तो समाकलन की प्रक्रिया के पश्चात जब समाकलन की प्रोसेस बच्चों कंप्लीट हो जाएगी तो आप हमेशा से वहां पर एक इंटीग्रल कांस्टेंट क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है। अब आइए दो छोटी सी प्रमेय हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देन मैं आपको एक दो एग्जांपल भी बताऊंगा, आपको कंप्लीट तरीके से समझ में आ जाएगा इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। दो छोटी छोटी प्रमेय हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स क्या मतलब है इसका थ्योरम का।
नंबर पहली चीज आपको याद रखना है कि सपोज करिए कहीं पर ऐसे के एफ एक्स डी एक्स आया, मीन्स अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और उसके साथ में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कोई कांस्टेंट लगा हुआ है, तो जिस तरीके से आप किसी कांस्टेंट का, याद रखो किसी कांस्टेंट का जब किसी फंक्शन के साथ वो आता था तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं करते थे, वैसे ही जब कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ आता है तो उसका हम लोग इंटीग्रेशन भी नहीं करते हैं। मीन्स ये जो हमारे पास कांस्टेंट के है ये बाहर आ जाएगा और यहाँ बचेगा हमारे पास एफ एक्स डी एक्स, मीन्स इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, एफ एक्स का हो जाएगा, इस के का नहीं होगा। क्लियर हो गई बातें। दूसरी चीज आप लोग ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए कहीं पर ऐसे एफ एक्स आया प्लस माइनस जी एक्स आया, प्लस में हो या माइनस में हो, और हमें क्या करना है इसका क्या करना है बच्चों, इंटीग्रेशन करना है, तो तरीका होगा कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन अलग कर लिया जाएगा, प्लस माइनस डियर स्टूडेंट जी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो अलग से कर लिया जाएगा। ये करने का तरीका होता है। अभी आप लोगों को, अब आप कहोगे सर अगर मल्टीप्लाई में रहेगा तो क्या करेंगे, वो डियर स्टूडेंट्स आपको बताया जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, इसको हम लोग बोलते हैं खंडशः समाकलन, वो भी आपके सिलेबस में है। अभी जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई ये एकदम बेसिक रूल थे, इन बेसिक रूल का यूज़ करते हुए हम लोगों को अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे इन सभी फार्मूलों का यूज़ करने के लिए। ठीक है, आइए डियर स्टूडेंट्स एक प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लेंगे और आपको आसानी से समझ आएगा। ये इंटीग्रेशन आप बच्चों लिखा है 2x² प्लस 5x प्लस 3, ठीक है, इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि फंक्शंस हमारे जो हैं डियर स्टूडेंट्स वो क्या हैं, प्लस प्लस में लगे हुए हैं। तो जब आप इसका सोल्यूशन करना स्टार्ट करोगे तो आप लिखोगे ना इंटीग्रल ऑफ 2x² प्लस 5x प्लस 3। अब रूल ये कहता है कि इनका इंटीग्रेशन अलग अलग होना चाहिए, मीन्स 2x² का इंटीग्रेशन अलग होगा, प्लस 5x का इंटीग्रेशन अलग होगा, प्लस 3 का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होगा, अलग होगा। समझते चलना आराम से। अब यहाँ 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर हो गया, बच्चा कितना x² dx, प्लस यहाँ 5 कांस्टेंट है, बाहर हो गया x dx बचा, प्लस 3 यहाँ से बाहर होकर के बच्चों क्या बचा, 1 dx बचा। समझ आ रही हैं बातें। अब देखना इस x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1, यही तो फार्मूला आपको सिखाया गया है। और प्लस में बच्चों यहाँ 5 होगा तो x की पावर 1 प्लस 1 अपान में हो जाएगा 1 प्लस 1 और प्लस 3, 1 का जो इंटीग्रेशन होगा बच्चों याद रखिएगा वो x हो। कभी कभी मेरे मुंह से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में कंफ्यूजन हो जाता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग इंटीग्रेशन करें। डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब आप d/dx आप x करते हो तो 1 आता है, इसलिए 1 का इंटीग्रेशन कभी भी करोगे तो क्या आएगा, x आएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन की प्रोसेस यहाँ पर क्या हो गई है, कंप्लीट। देखिए ध्यान से, यहाँ पर हो जाएगा 2/3 x की पावर 3 प्लस 5x²/2 और प्लस बच्चों 3x प्लस c जोड़ना आप लोग बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर आप एग्जाम में प्लस c नहीं करते हैं, c नहीं जोड़ते हैं तो पूरा चांस होता है कि आपका मार्क्स वहाँ पर कट जाएगा, क्योंकि ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ना मस्ट होता है जब कभी भी आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे होंगे। तो आइए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, और एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। डियर स्टूडेंट्स आई होप बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा इंटीग्रेशन का। देखिएगा लिखा है इंटीग्रल ऑफ √x प्लस में 1/√x, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, का होल स्क्वायर लगा हुआ है, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इसके इंटीग्रेशन को करने के लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक्सपेंड करना होगा। तो एक्सपेंड करिए a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो क्या होगा, a² मीन्स √x का स्क्वायर प्लस b² मीन्स 1/√x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √x इंटू में 1 फिर से कितना हो जाएगा बच्चों, √x, और पूरे का क्या हो गया, ध्यान देना, पूरे का हो गया इंटीग्रेशन। समझ में आ रही है बातें। अब देखिए ध्यान से, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ 1/x हो जाएगा, और यहाँ √x से √x कट करके कितना बचेगा, 2, और बच्चों कितना, dx। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे। x का इंटीग्रेशन अलग होगा, प्लस 1/x का इंटीग्रेशन अलग होगा, प्लस 2 को बाहर करके 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, अलग होगा। बात समझ में आ रही है। अब देखो x का इंटीग्रेशन x²/2 होगा, कैसे सर, क्योंकि x मतलब होगा x की पावर 1, तो 1 + 1 x²/2 हो जाएगा, और 1/x का आपको समाकलन पता है, लॉग मॉड ऑफ x होता है, प्लस 1 का x होता है तो 2x हो जाएगा, प्लस c तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा। बच्चा लोग यही आपका आंसर हो जाएगा। और आपको हम बताएं
कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2006 में पूछा जा चुका है। तो आई होप आपको कुछ आइडिया लग गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस हम लोग इंटीग्रेशन में सॉल्व करते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग बहुत ही आसानी से अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में मैं केवल और केवल आपके फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन देने के लिए आया था और मैंने कंप्लीट तरीके से इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करा दिया है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आपको लास्ट में लेक्चर पूरी तरीके से पसंद आ जाएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और पुराने हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है आपके अपने चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पर। किसकी? अप्लाइड मैथ सेकंड की। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग आराम से एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस एक्सरसाइज मतलब इस वाले जो चैप्टर हमने पढ़ा है इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। देन हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और बढ़िया से आपको पढ़ाते रहेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। ऑल द बेस्ट।